चलिए आइए। आइए मेरे दोस्त, हम लोग काम करते हैं और चलिए चलते हैं, आज की क्लास को आरंभ करते हैं। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अर्जुन बैच के दुश्मन सामने आ गए हैं, जिनको अर्जुन बैच से खासा दुश्मनी है। अरे, तुमको तो ये समझना चाहिए कि मेरा तबीयत खराब होने के बावजूद भी एक भी दिन कोई भी बैच हमने पेड बैच को एब्सेंट नहीं किया है। तुम्हें तो इस महीने में खुश होना चाहिए था, लेकिन तुम खुश होगा कहाँ से, क्योंकि संतोष तो तुम्हारे पास है नहीं, है ना। बस मुंह से जहर उगलना है, उसके अलावा कुछ आता है ये नहीं है। अच्छा बात बोलोगे कहाँ से? दिक्कत यहाँ पर है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बकते रहो, तुमको जो बकना है। दुनिया जानती है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। आइए। तो मेरे दोस्त, आज की कहानी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आइए मेरे दोस्त, हम लोग काम करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोला करो, ठीक है ना। कुछ भी पहले बोलने से पहले सोचो, उसके बाद ही कुछ बात करो, ठीक है। क्या होगा नहीं होगा वो वक्त पे छोड़ दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड का लाइट थोड़ा कम कर दीजिए। कोशिश करते हैं बोर्ड का लाइट थोड़ा सा कम कर दें। ठीक। और देखो, मैंने बोर्ड का लाइट थोड़ा सा कम कर दिया है, अब तुझे दिखाई देने लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त, हम 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे दोस्त, आप लोग भ्रम में बिल्कुल मत आइएगा। कुछ अपोजिशन वाले हैं जो उल्टा पुल्टा कमेंट करवाएंगे, क्योंकि आप जानते हो कि इस वक्त बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर बीपीएससी टीचर मैथ्स की बात जब आती है तो अमरजीत कुमार का नाम आता है। तो कुछ अपोजिशन वाले हैं, जब तक वो मुझे गालियां नहीं देंगे या जब तक वो मुझे टारगेट नहीं करेंगे, तब तक उनका दुकान नहीं चलता है। तो मुझे गालियां देने से और मुझे अगर अनाप शनाप बोलने से उनकी दुकान चलती है तो स्वागत है ना। तो क्या कीजिएगा, कुछ लोगों को दुकान चलाने के लिए गालियां भी बकना पड़ता है ना। तो कमेंट करवाएंगे इस तरह का, आप उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लेना। और मैं भी टेंशन नहीं लेता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बच्चे क्लास में देख रहे हैं, है ना। चलिए आइए बढ़िए। 12 मीटर ऊंचाई। मेरे दोस्त, आज हम 82 नंबर क्वेश्चन से अपना का क्लास स्टार्ट करते हैं। 12 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से किसी बिजली के खंभे के जड़ का अवनमन कोण 60 डिग्री है, और खंभे के शीर्ष का अवनमन कोण मेरे दोस्त 30 डिग्री है। ठीक है, जड़ का अवनमन कोण 60 डिग्री, शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बताइए बिजली के खंभे की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास मेरे दोस्त ये एक मीनार है, और इस मीनार की हाइट कितनी है, ये हमारे पास 12 मीटर की है। ठीक है। हम देख रहे हैं कि एक बिजली का खंभा है। किस हाइट का खंभा है ये मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि देखो ये मीनार के शीर्ष से, ठीक है भाई, मीनार के शीर्ष से आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? देख रहा है ना। चलो ठीक है। फ्रेश नहीं दिख रहा है? क्या दिक्कत है फ्रेश देखने में? समस्या क्रिएट हो रही है? अरे क्या, क्लास स्टार्ट करें या नहीं? थोड़ा बहुत तो दिखाई दे ही रहा होगा, इतना तो मैनेज कर सकते हो ना। थोड़ा मैनेज कर लो मेरे दोस्त।
चलो ठीक है। चलो काम करते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लाइट तेज करिए। लाइट तेज करते हैं तो बोलते हो कम कीजिए, कम करते हैं तो बोलते हो तेज कीजिए। चलो अब सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक 12 मीटर ऊंचा मीनार है, ठीक है मेरे दोस्त। और अब ये देखो ये हमारे पास क्या है, एक खंबे हैं, ठीक है। मीनार के शीर्ष से मेरे दोस्त खंबे के शीर्ष और जड़ दोनों को देखा गया, ठीक है। तो 12 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष से किसी बिजली के खंबे के जड़ को देखा गया है। तो यहाँ से जब बिजली के खंबे के जड़ को देखा जाएगा तो एक बिजली के खंबे के जड़ को जाएगी और एक अर्थ के पैरेलल इसके बीच कितने डिग्री के कोण बनेंगे, 60 डिग्री के कोण बनेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त देखो यहीं से बिजली के खंभे के शीर्ष को जब देखा गया है तो यहाँ जो अवनमन कोण बना है वो 30 डिग्री बना है, ठीक है। ये हमारा क्या है मेरे दोस्त, जड़ है। और यहाँ पर आप धरती के समांतर एक रेखा खींच दो, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ 60 है तो ये हमारा 60 हो जाएगा एकांतर कोण से, और ये हमारा 30 है तो ये हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, 12 है। अब आप मेरे दोस्त आराम से इसको निकालने की कोशिश करो। देखो ये कैसे निकलता है मेरे दोस्त, ये देखो 60 डिग्री के लिए लंब क्या होंगे, तो 60 डिग्री के लिए पूरा का पूरा लंब हमारा हो जाएगा √3, और मेरे दोस्त आधार हमारा 1 हो जाएगा। और 30 डिग्री के लिए लंब कितने होंगे, लंब हमारा 1 होगा और आधार मेरे दोस्त हमारा √3 हो जाएगा, है ना। अब हम आपसे एक चीज पूछते हैं, आप कहोगे क्या कि ये जो मेरे दोस्त अभी है ना, ये मेरे दोस्त एक आयत है, ठीक है। अब ये आयत है जिसमें ये मेरे दोस्त हमारा √3 है और ये हमारा 1 है, तो क्या करेंगे, आमने सामने की भुजा को सेम करेंगे। अब आमने सामने की भुजा को सेम करेंगे क्यों, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा सेम होती है। ये √3 है तो इसमें भी √3 से गुना करना होगा, तभी तो ये सेम होंगे, आप कहोगे हाँ। और जब इसमें √3 से गुना करना पड़ेगा तो ये आया कहाँ से था, 60 डिग्री के लिए लंब और ये आधार, तो यहाँ √3 से गुना किए हो तो आपको मेरे दोस्त यहाँ भी √3 से गुना करना होगा। तो √3 इंटू √3 हमारा 3 हो जाएगा। पूरे 3 में अगर ये 1 तो ये हमारा 2 होगा, और ये 2 तो हमारा ये भी 2 हो जाएगा। अब इसी 2 का मान निकालना है। अब आप बताइए पूरा यहां से यहां तक जो आपको 3 रेशियो दिख रहा है वो मेरे दोस्त हमारे पास क्या है, 12 मीटर है, ठीक है। तो एक रेशियो का मान क्या होगा, ये हमारा 4 मीटर हो जाएगा। अब 1 बराबर 4 मीटर होगा तो 2 बराबर हमारा 8 मीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 8 मीटर हो गया, ठीक है। अरे मेरे दोस्त आप इसकी चिंता मत करो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। जब रिजल्ट आएगा तो दुनिया खुद देख लेगी कि अमरजीत कुमार ने क्या किया है, ठीक है। बाकी भौंकने वाले को भौंकने दीजिए, क्योंकि उनका काम ही है भौंकना, है ना। भौंकने दीजिए, क्योंकि जब तक वो हमको गाली नहीं देंगे उनका दुकान तो ऐसे भी नहीं चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम बोलेंगे कुछ नहीं, बस रिजल्ट का इंतजार करना है। रिजल्ट दिखाएगा कि क्या होता है। पिछले बार भी रिजल्ट ही दिखाया था 2.0 में भी, ठीक है ना। दिए गए पाई चार्ट में परिवार का अलग अलग वस्तुओं पर मासिक व्यय दर्शाता है। किसी परिवार का जो मंथली एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो मेरे दोस्त दिखा रहा है भोजन पर, मनोरंजन पर, शिक्षा पर, किराया पर, सेहत पर और कपड़े पर, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन कहा शिक्षा पर किया गया खर्च, है ना, के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। शिक्षा पर किया गया खर्च किराए पर किए गए खर्च के कितने प्रतिशत के बराबर है। यानी कि आपसे पूछा है शिक्षा पर किए गए खर्च के बारे में और कंपेयर किया है किराए पर किए गए खर्च से और इंटू 100। देखो शिक्षा पर किए गए खर्च मेरे दोस्त कितने हो जाएंगे, ये हमारा 20% हो जाएगा। जहां तक किराए पर खर्च की बात है वो मेरे दोस्त हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 15% हो जाएगा, और इनटू मेरे दोस्त ये हमारा 100 हो जाएगा। अब ये देखिए कि ये प्रतिशत से प्रतिशत तो चला गया, 5 तिया 15 और 5 चौको 20, यानी मेरे दोस्त हम ये देख पा रहे हैं कि ये 400 और बटे में 3%, जो लगभग 133% के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि लगभग आंसर हमसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
ध्यान दो इसको मेरे दोस्त, काम करते हैं। अब देखिए, एक पहिए का व्यास 88 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके द्वारा 8712 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने घूर्णनों की संख्या ज्ञात करनी होगी, ठीक है। अब मेरे दोस्त यहां पे देखो ये क्या है, अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा समझना होगा। एक पहिए का व्यास 88 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसके द्वारा 8712 मीटर की दूरी तय करने के लिए घूर्णनों की संख्या क्या होगी। तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है मेरे दोस्त, ये एक पहिया है, और पहिया का डायमीटर कितना है, ये हमारा 88 सेंटीमीटर है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पहिया जब एक राउंड घूमेगा तो जो दूरी तय करेगा वो क्या होगा, तो एक चक्र में तय की गई दूरी उसके परिधि के बराबर होता है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आप एक चक्कर में तय दूरी को ज्ञात करिए, ठीक है। अब एक चक्कर में तय दूरी कैसे निकलेगा, तो एक चक्कर में दूरी उतना ही तय होता है जितना कि मेरे दोस्त परिधि होता है, ठीक है, पाई डी। और पाई मेरे दोस्त डी कितने हैं, 88, ठीक है। तो यहां से हमने 88 पाई निकाला है, और ये क्या है, परिधि, एक चक्कर में तय की गई दूरी। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि ये हमारा सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये किस में है, सेंटीमीटर में। फिर हम देख रहे हैं कि दूरी इसने तय किया कितना है, 8712 मीटर की, कितने चक्कर लगाने पड़े होंगे। तो सीधा सीधा मेरे दोस्त चक्कर की संख्या बराबर क्या, तो मेरे दोस्त सीधे कहो ना, चक्कर की संख्या बराबर क्या होगा, तय की गई दूरी, 8712 मीटर की दूरी, है ना। एक चक्कर में कितना, तो जितना दूरी तय करना है ऊपर, और एक चक्कर में तय की गई दूरी नीचे रखिए। तो मेरे दोस्त पाई का मान 22/7 रख लो, और ये तुम्हारे पास क्या है, 88 है, ठीक है। चलो अब यहां से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे मेरे दोस्त, ये देख रहे हो यहाँ पर 11 अठे 88 और 11 सते 77, बचेंगे मेरे दोस्त 10, 11 नमे 99, 11 दूनी 22, ठीक है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ से भी थोड़ा सा, 11 दूनी 22, 11 सते 77, 11 दूनी 22, है ना, 8 और नमे 72, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे दोस्त हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ध्यान से इसको थोड़ा देखना है कि आप कहोगे सर नीचे तो सेमी था ऊपर मीटर था, तो आप मीटर को सेमे में भी तो बदलो, 100 से गुना भी तो करो, बिल्कुल करना होगा। अब 2 से ये कटेंगे, हमारे पास 50 हो जाएंगे। तो मेरे मित्र ये 9 और गुने 50 हो गए, और नीचे से 7 अगर हमारा ऊपर चला जाता है तो ये क्या होगा, ये 45, और 45 सते कितना मेरे मित्र, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 पचे 35 होगा, और 7 चौके 28 और 3 31 होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 3150 हो जाएगा। हालांकि मेरे दोस्त आप ये जब समझ रहे हो, यहां ध्यान दो, यही आप देख रहे थे कि 7 ऊपर जाके गुना होगा, तो उसको आंसर लगाया जा सकता था जो कि 7 का मल्टीपल होता है ना। तो लेकिन मेरे दोस्त आपने सॉल्व भी कर लिया, तो चलो इस तरीके से आपका आंसर आ गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आदित्य कुमार, आदित्य कुमार, आप चैप्टर का नाम बता दीजिए, है ना, अगर कोई एक चैप्टर बचा हो तो उसको आप मैसेज कर दीजिए, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है, मिस्टर आदित्य कुमार। चलिए आगे बढ़िए। अब मेरे दोस्त ध्यान से इसको देखो, ये क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अधिकतम मान क्या होगा, है ना, एप्लीकेशन पे चेक करा लिया जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अधिकतम मान क्या होगा ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा का अगर मेरे दोस्त हमें मैक्सिमम मान बताना है, या मेरे दोस्त हमें मिनिमम मान बताना है,
तो हम कैसे बताएंगे? अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम मान बताना है। मैक्सिमम मान क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और मिनिमम मान क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बस मैक्सिमम में प्लस रखना और मिनिमम में माइनस रखना, ठीक है। तो अभी जो आपका मेरे दोस्त साइन एक्स और प्लस में मेरे दोस्त ये हमारा कॉस एक्स है, तो हम तो यही देखेंगे कि साइन एक्स में ये 1 लगा है और कॉस एक्स में भी 1 लगा है। क्या इसमें कोई परेशानी है? नहीं है ना। तो अब मेरे दोस्त यहाँ देखो, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। आज अगर हमें इसका अधिकतम मान पूछा गया है, मैक्सिमम मान, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप बता सकते हो, एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर। तो मेरे दोस्त ये हमारा देखो, ये √2 हो गया, √2, है ना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए ध्यान से। अब मेरे दोस्त यहाँ देखिए, ये तो आपको कौशलेंद्र सर बताए होंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ हिस्सा उनके लिए भी था और कुछ हिस्सा हमारे लिए था। जो हमारे लिए हिस्सा है उसको मैं करा रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन उन्होंने कराया होगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए। अरे मुझे किसी का कमेंट जरा भी प्रभावित नहीं कर सकता है, आप लोग काम कीजिए। क्योंकि मैं YouTube पर नहीं आ रहा था तो सब कुछ ठीक था, और मैं जब YouTube पे आऊँगा तो लोग तो काम करेंगे ही, करने दीजिए, है ना। अगर मुझे गाली देने से अगर सिलेक्शन हो जाता है, अनाप शनाप बोलने से काम हो जाता है, तो आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए, 87 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 19:6 था, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात 7:4 था। मिश्र धातु में निकेल और तांबे जस्ते का अनुपात क्या होगा? अब देखिए मेरे दोस्त, जर्मन चांदी के एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 19:6 था, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात 7:4 था। अब आप यहां बताइए कि मेरे दोस्त, यहां ध्यान से देखिए, जस्ता यहां भी है, ठीक है। आप देखिए जस्ता यहां भी है और मेरे मित्र जस्ता यहां भी है ना। तो मिश्र धातु है, तो जस्ता तीन चीज का मिश्र धातु था, तांबे, जस्ते और मेरे दोस्त निकेल का, जिसमें तांबे और जस्ते का ये रेशियो दिया हुआ है और निकेल और जस्ते का ये रेशियो दिया हुआ है। तो जब दोनों में ही निकेल जस्ता अवेलेबल है तो जस्ता तो सेम होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर जस्ता अगर 4 है और यहाँ पर जस्ता अगर 6 है, तो मेरे दोस्त जस्ता दस्ता को सेम कैसे करेंगे? तो 4 और 6 को सेम करने के लिए एलसीएम लीजिए, 4 और 6 का एलसीएम 12, 12 बनाने के लिए 2 से गुना हो जाएगा, उधर 2 से तो इधर भी 2 से, और यहाँ मेरे दोस्त 3 से हो जाएगा, तो यहाँ भी हमारा 3 से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं, है ना, कि निकेल, तांबे और जस्ते, यहाँ ध्यान दो मेरे दोस्त, निकेल, तांबे और जस्ते की बात करें अगर हम, निकेल, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा तांबा और साथ में मेरे दोस्त जस्ता, अगर इसका रेशियो लगाते हैं तो बताइए तांबे और जस्ते का रेशियो क्या होगा? तो हम देख रहे हैं निकेल, निकेल हमें दिख रहा है 7 या 21, मेरे में तांबा क्या दिखेगा? तांबा तो हमें 19×2=38 दिख रहा है, और साथ ही साथ जस्ता, तो जस्ता हमारा 4×3=12 दिख रहा है। तो 21, 38 और 12 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप आराम से कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। कल ही आगे बढ़ते हैं।
ठीक है आदित्य, हम आपका मैसेज देख लिए हैं। बाकी आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, चलिए देखिए। अब ये क्या है कि एक तैराक जिसकी अस्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो बताइए धारा की चाल क्या होगा। अब आप देख रहे हैं कि अस्थिर जल में, अस्थिर जल का मतलब क्या होता है, नाव, ये 9 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, उसके बाद कहा 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, नाव प्लस धारा। ठीक है, तो 9 किलोमीटर की दूरी मेरे दोस्त कितना देर में, 45 मिनट में जाता है। तो आप थोड़ा सा इसको देखिएगा कि ये 9 किलोमीटर तो मेरे दोस्त हमारा ऊपर हो गया, और ये जो नीचे 45 किलोमीटर 45 मिनट आपको दिख रहा है, इसको मेरे दोस्त आप घंटे में बदल लीजिए। 15 तिया 45, 15 चौके 60, और 3 से मेरे दोस्त 3 बार में कटा है, 4 तिया 12, तो ये हमारा 12 किलोमीटर पर आवर हो गया है, बोट प्लस स्ट्रीम। ठीक है, हम देख रहे हैं कि बोट की स्पीड हमारा 9 किलोमीटर पर आवर है, तो हमारा स्ट्रीम क्या होगा, 12 में अगर ये 9 है तो मेरे दोस्त ये हमारा 3 किलोमीटर पर आवर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, बढ़ते रहिए। ठीक है, अरे मेरे दोस्त कितना बार समझाऊं, अर्जुन बैच को 2-2 टाइम दे दिया हूं, आज से अर्जुन बैच 2 टाइम होने लग जाएगा। सुबह में हुआ है, अभी आपको रात में भी टाइम दिया हूं, आप इतना क्यों परेशान हो। अर्जुन बैच को रात में भी टाइम दिया गया है, 2-2 टाइम में उसको किया जाएगा। ठीक है ना, चलो ध्यान दो। ये अलग बात है कि अगर आप चाहते हो कि मैं YouTube चैनल पे ना पढ़ाऊं तो दूसरी बात है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं YouTube पे नहीं पढ़ाऊंगा। ध्यान दो, एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, 5 पुरुष अधिक होते तो इस काम को पूरा होने में 10 दिन कम समय लगता, पुरुषों की संख्या क्या होगी। हम मान लेते हैं कि पुरुषों की संख्या, सबसे पहले तो आप ये देखिए, टाइम एंड वर्क में मेरे दोस्त हमारा वर्क क्या होता है, टाइम एंड वर्क में हमारा वर्क होता है मैन इनटू डेज, हमारा वर्क होता है मैन इनटू डेज। तो मेरे दोस्त मैन इनटू डेज ही तो हमारा वर्क होता है। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है। अब हम ये देख रहे हैं कुछ पुरुष 50 दिन में काम पूरा करते हैं, तो मान लेते हैं एक्स पुरुष किसी काम को 50 दिन में करेंगे, तो काम खत्म हो गया। अब कह रहे हैं कि यही काम करने के लिए अगर 5 पुरुष एक्स्ट्रा होते, पहले एक्स था ना, अब 5 एक्स्ट्रा हो जाता, तो पहले से 10 दिन कम लगता, पहले 50 दिन लग रहा था, अब 10 दिन कम लगता, तो मेरे दोस्त बिल्कुल 40 दिन का टाइम लगता। ठीक है, अब आप यहां पर देख लो कि मेरे दोस्त ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5x बराबर 4x और प्लस में 20, 5x में 4x आके घटेगा तो x हो जाएगा, और x का मान हमारा क्या हो गया, 20 हो गया, है ना। तो इस तरीके से मेरे दोस्त हमने देखा कि आराम से पहले से पुरुष कितने थे, 20 थे, और आराम से हम लोगों ने अपना काम निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, ये हमें कहता है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1 लाख की राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 माह में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहते हैं, 3 वर्ष की बात कर रहा है ना, तो पहला वर्ष तो पूरा पूरा है, दूसरा वर्ष भी पूरा पूरा है, तीसरा वर्ष भी पूरा पूरा है, तो 3 साल अगर पूरा पूरा है तब तो 20% का रेट 3 साल काम करेगा। लेकिन चौथे साल में केवल और केवल 3 माह है, तो मेरे दोस्त अगर ये केवल और केवल 3 माह है तो थोड़ा समझने की कोशिश करो कि मेरे दोस्त यहाँ देखो 12 माह का रेट अगर 20% है, तो बताओ मेरे दोस्त 3 माह का रेट क्या होने वाला है, तो 3 माह का रेट हमारा 5% होने वाला है। ठीक है, यानी कि चौथा माह हमारा 5% काम करेगा। ओके, 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब 1/5, 20% यानी 1/5, और मेरे दोस्त ये हो जाएगा 1/20। क्या चाहिए आपको, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें कि क्या होगा,
घबराने की कोई बात नहीं है, हम जो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। एक तरफ प्रिंसिपल और एक तरफ आप अमाउंट लिख लीजिए। बताइए, पहला साल 1/5 से बढ़ेगा यानी 5 की राशि 6 हो जाएगा। दूसरा वर्ष में भी 5 की राशि 6 हो जाएगा। तीसरा वर्ष में भी 5 की राशि 6 हो जाएगा। और चौथे वर्ष में 20 की राशि 1 बढ़कर 21 हो जाएगा। और अब देखिए, 20 पंचे 100, 100 पंचे 500, 500 पचे 2500, तो इधर मेरे दोस्त हमारा 2500 हो जाएगा। जहां तक इधर की बात रही तो मेरे दोस्त 216 और ये हो जाएंगे हमारा 21, 6 1 और मेरे दोस्त 2 होगा, 12 2 एकम 2 1 3 और ये हो गया हमारा 2 दूनी 4। तो ये मेरे दोस्त 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये हमारा 3 3 2 5 हो जाएगा और मेरे दोस्त ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक। अब मेरे दोस्त हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा 4536 हो जाएगा। एकदम काम को अच्छे से देखना होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितने का होगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो 2036 का हमारा इंटरेस्ट होगा। आप कहोगे हाँ। अब देखो ये जो हमारा प्रिंसिपल है ना, ये मेरे दोस्त कितना दिया हुआ है? ये हमारा 1 लाख दिया हुआ है। ये हमारा 1 लाख। तब तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होने वाले हैं वो देखिएगा। 2500 जो हमारा 1 लाख हो गया है वो कितना गुना है? 4 गुना। तो 2500 जो हमारा 1 लाख है वो मेरे दोस्त हमारा 4 गुना हो गया है। तो प्रिंसिपल 4 गुना तो इंटरेस्ट भी 4 गुना। ये मेरे दोस्त हमारा 36 चौके 144 और ये दोस्त मेरे कितने हो जाएंगे? 4 दूनी 8। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये हमारा हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखना, सॉरी मेरे दोस्त, ये 2500 ये 40 गुना हो जाएगा, तो यहाँ भी 40 गुना करना होगा, एक जीरो और बढ़ेगा, यानी 81,440 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अरे तुमको दिमाग काम नहीं कर रहा है विवेक, तुम ज्यादा होशियार है। क्लास नहीं हो रहा है, 2-2 घंटा डेली क्लास हो रहा है, 2 घंटा पर डे क्लास हो रहा है। ज्यादा बकवास यूट्यूब चैनल पर आके मत करो। ठीक है ना, और एप्लीकेशन पर तुम्हारा सारा डिटेल अवेलेबल है। झूठ बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर भी किया जा सकता है। झूठ मत बोलो। जब डेली 2 घंटे क्लास चल रहा है, कंप्लीट सिलेबस नहीं होगा तब ना। इतना बच्चा पढ़ रहा है, सब बेवकूफ है, तुम एक अकेला होशियार है। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। अगर बर्दाश्त कर रहे हैं तो उसका एक सीमा है, और सीमा में रहो। पागल कहीं का। 2-2 घंटे क्लास हो रहा है, यहाँ पर तुम आ गया है बॉस बनने के लिए। एक हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक को अगर इतना कम टाइम सरकार दिया है, सरकार से लड़ो न जाके। तुम्हारा मजाल है? जाओ सरकार से लड़ो। कूटेगा पहले, उसके बाद अंदर दाबेगा। कूटेगा फिर अंदर कर देगा। पहले से प्लान था 24 अगस्त को एग्जाम लेने का, अचानक बोलेगा 7 मार्च को एग्जाम लेंगे, तो तरीके से ही सिलेबस होगा ना। भाषण मत करो ज्यादा यूट्यूब पे आके। मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं और तुमको एडवांस का रिकॉर्डेड दिख रहा है। शनिवार रविवार को अलजेब्रा पढ़ाए हैं, अभी मेंसुरेशन चल रहा है। इस शनिवार रविवार को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगा, अगला शनिवार रविवार को ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। ठीक है, और रेगुलर में मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पढ़ाना है। सारा प्लान हम बताए हुए हैं। इतना बच्चा 10,000 15,000 लड़का पढ़ रहा है, वो सब बेवकूफ है और तू एक अकेला होशियार है। ठीक है, तो बनो होशियार, कोई दिक्कत नहीं है। 2700 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है
कि उसके एक भाग पर 15% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 10% की दर से 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। तो बताइए 15% पर उधार ली गई धनराशि क्या होगी। ठीक है मेरे दोस्त, यहां पर देखो, ये हमारे पास 2700 रुपए है। ठीक है, अब 2700 रुपए को क्या हुआ है पहले वो देखिए। दो भागों में ऐसे बांटा है कि पहले भाग पर 15% की रेट से 4 साल का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 10% की रेट से 6 साल का साधारण ब्याज। ठीक है, तो 15% पर लगाई गई धनराशि क्या होगा मेरे दोस्त। एक काम करते हैं, पहले भाग पर लगाई गई धनराशि ए मान लेते हैं और दूसरे भाग पर लगाई गई धनराशि को बी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो, 15% की रेट से 4 वर्ष का साधारण ब्याज हर साल एक समान होता है। अरे सक्सेसिव, सुनो, सक्सेसिव निकालने का तरीका रेशियो मेथड भी होता है, इसलिए हमने रेशियो मेथड से ही यूज किया। x+y(x(y)/100 से बहुत लेंदी हो जाता। ठीक है, तो मेरे दोस्त 15% की रेट से 4 साल का साधारण ब्याज 60% हो जाएगा। ठीक है ना, 10% की रेट से 6 साल का साधारण ब्याज भी 60% ही हो जाएगा। और हमें कहा दोनों ही ब्याज इक्वल है। तब तो आज अगर हम ए अनुपात बी निकालते हैं तो 1:1 हो जाएगा। 1:1 का मतलब क्या हुआ कि जो जो पैसा पहला को दिया वही पैसा दूसरे को दिया, बराबर बराबर दिया, तो बराबर बराबर बांट दो। 1350 और 1350, दोनों को 1350 दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बढ़े, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे दोस्त अब इसको देखो, ये क्या है। एक्स वस्तुओं का बिक्री मूल्य 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, और प्रतिशत लाभ 28% है। तो बताइए सर एक्स का मान क्या होगा। मेरे दोस्त हमसे क्या बोला है पहले उसको समझिए। हमसे कहा एक्स वस्तु का बिक्री मूल्य 32 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है और मेरे दोस्त प्रतिशत लाभ हमारा 28% है। तो बताइए एक्स का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है, एक्स वस्तु का बिक्री मूल्य बराबर है 32 वस्तु के क्रय मूल्य के। ठीक है, अब यहाँ बिक्री मूल्य और बटा क्रय मूल्य जैसे ही करते हैं तो मेरे दोस्त ये 32/x हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल। तो देखिए ये हमारा सीपी हो गया और मेरे दोस्त ये हमारा एसपी हो गया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि लाभ प्रतिशत कितना है, 28% है। ठीक है, तो सीपी हमारा मेरे दोस्त एक्स है। अगर 28% का हमें लाभ हो रहा है, इसका मतलब 128%, सीपी का 128% क्या होगा मेरे दोस्त, बिक्री मूल्य हो जाएगा, है ना। यहां पर 32 चौको और यहां 25 चौको, 32 से 32 हमारा एक बार में कट गया। एक्स का मान क्या होगा, 25 और एकम 25 हो जाएगा। 25 एकम 25, यानी मेरे दोस्त आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर 25 लगा सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो चलते रहते हैं और काम करते रहते हैं। ओके मेरे दोस्त, ध्यान दो, ये था हमारा 92। अब हम चलते हैं 93 पर। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये कहता है कि फरमान किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक लाना आवश्यक है। उसने 60 अंक लाया और 60 अंकों से उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो गया, फेल कर गया। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। देखो क्वेश्चन तो हमें ये कह रहा है कि 60% मार्क्स लाओगे तो पास करोगे। एक बंदा ने प्रयास भी किया, 60 नंबर लाया भी और उसके बाद वो 60 नंबर से फेल कर गया। ठीक है मेरे दोस्त, इसका मतलब टोटल, अब बताओ ना, 60% मार्क्स लाएगा तो पास करेगा। वो 60 नंबर लाया लेकिन 60 नंबर से फेल कर गया। इसका मतलब पास करने के लिए जितना से वो फेल किया उतना मार्क्स और चाहिए, यानी पास करने के लिए 120। 60% का मान 120, 1% का मान 2 हो जाएगा, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, चलिए बढ़िए। अब इसको देखिए,
महेंद्र और जाहिद की आयु 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु 9:11 था। महेंद्र की वर्तमान आयु क्या होगा? अब देखिए यहां पर मेरे दोस्त महेंद्र है और जाहिद है, ठीक है। ये 6:7 के अनुपात में, पहले तो मेरे दोस्त आप ये देखिए 15 साल पहले, 15 साल पहले 9 अनुपात कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। और मेरे दोस्त वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में हम यही देख पा रहे हैं कि ये हमारा मेरे मित्र 6:11 है। अब आप मुझे ये बताओ कि 15 साल पहले से अगर हम वर्तमान आते हैं, ठीक है, 15 साल पहले से अगर हम वर्तमान आते हैं तो 15 साल महेंद्र भी बढ़ेगा, 15 साल मेरे दोस्त ये भी बढ़ेगा। आप कहोगे हाँ जी सर, ये 6:7 नहीं है, ये 6:7 है। तो मेरे दोस्त 15 साल पहले से वर्तमान आएंगे तो 15 साल ये भी बढ़ेगा, 15 साल ये भी बढ़ेगा। अब अच्छी बात यह है कि जब दोनों उम्र में सेम बढ़ेगा तो रेशियो में भी वृद्धि होना चाहिए, लेकिन यहाँ वृद्धि हो कहाँ रहा है? ये 9 से ये 6 है और ये मेरे दोस्त उल्टा और घट ही रहा है। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना होगा। और बैलेंस करेंगे कैसे? ऊपर का जो डिफरेंस है उससे मेरे दोस्त नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे का जो डिफरेंस है उससे ऊपर। तो नीचे का डिफरेंस 1 था, 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो ये बैलेंस हो गया मेरे दोस्त। यहाँ देखो 9 था 12 हो गया तो 3 की वृद्धि, 11 था 14 हो गया तो 3 की वृद्धि, और यही जो आपकी 3 की वृद्धि है ना, वो मेरे दोस्त कितने? 15 साल हैं। तब तो यहाँ से एक रेशियो का मान क्या होगा? 5 साल हो जाएगा। एक का मान अगर 5 साल होगा तो 9 का मान 45 साल होगा, एक का मान 5 तो 11 का मान 55 साल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। मेरे दोस्त अगर हमें महेंद्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो ये महेंद्र की जो आयु है वो समझो पहले। ये रेशियो कब का है? 15 साल पहले का, तो ये उम्र भी 15 साल पहले का है। अगर वर्तमान में आना है तो 15 और ऐड करना होगा, यानी मेरे दोस्त इसमें 15 जो है और ऐड करना होगा। जैसे ही ऐड करोगे तो मेरे दोस्त ये हमारा क्या होगा? 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आराम से करते चलो और मेरे दोस्त चलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते रहो मेरे दोस्त, काम करते रहते हैं, ठीक है। बढ़िया। अब मेरे दोस्त इसको देखिए, ये क्या है? एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं, उनमें से एक लड़की जिसकी आयु 18 साल है किसी अन्य लड़की द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाए तो लड़कियों की आयु का औसत 2 माह कम जाएगा। हमें कहता है नई शामिल हुई लड़की की आयु कितनी थी? अब आप खुद बताइए मेरे दोस्त। एक समूह है जिसमें 20 गर्ल्स हैं। अब इनमें से एक गर्ल्स जो 18 साल की है ये बाहर जा रही है और इसके जगह एक नई लड़की इसमें शामिल हो रही है। ये कितने साल की शामिल हो रही है हमें पता नहीं है, लेकिन इसके आने से टीम का जो एवरेज है मेरे मित्र, टीम का जो एवरेज है वो क्या हो रहा है? तो टीम का एवरेज 2 माह से कम हो रहा है। 2 माह से कम हो रहा है तो 2 माह से कमने का मतलब समझते हो क्या होता है? यहाँ समझो, 2 माह से कम होने का मतलब क्या हो गया? एवरेज में 2 मंथ की कमी हो रही है, ठीक है। जानते हो एवरेज में कमी कब होता है मेरे दोस्त? अगर आप चाहो तो इसको बेसिक से बना सकते हो। कहोगे वो कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। अगर हम मान लेते हैं कि 20 लड़की का, यहाँ देखना, यदि हम ये मान लें कि 20 गर्ल्स का जो एवरेज उम्र है उसको x मान लेते हैं तो 20 लड़कियां x साल की होगी तो योगफल 20x साल की हो जाएगी। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगी। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं तो 20 साल टोटल योगफल पहले से था, इसमें 18 साल की एक लड़की चली गई। अब 18 साल की एक लड़की चली गई, इसकी जगह पर एक नई लड़की आ गई। नई लड़की कितने की है मुझे नहीं पता, ठीक है। नई लड़की कितने की है मुझे नहीं पता है, तो क्या करें? आप कहोगे सर नहीं पता, रहने दीजिए। अरे मेरे दोस्त देखो, कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, क्योंकि आप इतना बेसिक इतना ताम झाम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कहोगे क्यों? अरे ये उस लायक क्वेश्चन नहीं है जितना हम इसको वैल्यू दे रहे हैं। इसको थर्टिकली समझो।
प्रैक्टिकल वे में, सॉरी। आप सोचो मेरे दोस्त, 18 साल की लड़की बाहर जा रही है, अगर 18 साल के ही आ जाए तब तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होगी नहीं। लेकिन अगर इससे कम उम्र की लड़की आएगी तो एवरेज कम हो जाएगा। अब आपको यह समझना होगा कि एवरेज 2 माह कम होने का क्या मतलब है। एवरेज 2 माह कम होने का यह मतलब है कि एक लड़की जाने के बाद जो नई लड़की आई है, तो 20 लड़की थी, 20 ही रह गई, एक गई, एक आई तो 20 की 20 रह गई। अब 20 लड़की के औसत को 2 माह से कम कर देना, इसका मतलब है कि 40 माह कम वाली लड़की रिटर्न आई है। और 40 माह कम का मतलब क्या होगा? 12 या 36, 3 साल 4 महीना। तो 3 साल 4 महीना कम उम्र वाली लड़की रिटर्न आई है। इसका मतलब आने वाली की जो उम्र होगी वो मेरे दोस्त जाने वाले की उम्र से मेरे मित्र 3 साल 4 महीने कम हो जाएगी। तब तो आप सीधे कह सकते हो 18 में 3 गया तो 15, अब 15 में 4 महीना और जाएगा, तब तो मेरे मित्र ये 14 साल 8 महीना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बहुत ही आसान से आप कर पाओगे और कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, हम रेड मार्कर यूज नहीं करेंगे, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि हम रेड मार्कर यूज ना करें। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। मेरे मित्र अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये क्या है हमारा। देखो ये हमारा कह रहा है कि सर एबीसी एक व्यापार में साझेदार है जिसकी कुल पूंजी 33,000 है। उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 रुपए का लाभ हुआ जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को 4500 रुपए मिलते हैं और बी को 5500 मिलते हैं। तो बताइए सी की पूंजी क्या होगी। अब मेरे दोस्त मैं आपको एक बात सिंपल सा पूछता हूं। चलिए, थैंक यू भाई। एक बच्चे का मैसेज था और मैं थोड़ा सा, मेरे दोस्त सॉरी फॉर दैट, मैं उसका मैसेज देख लिया। मिस्टर आदित्य कुमार, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने आपको रिप्लाई दे दिया है और मैं सीरियसली कल बैठ करके उस पर थोड़ा सा काम कर लूँगा और मैं चेक कर लूँगा, क्योंकि मैंने दुर्गा पूजा के दौरान सारा चीज़ पढ़ाया था, है ना। वो एप्लीकेशन पर अपडेट है कि नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, चलो आओ काम करते हैं। एबीसी एक साझेदार में जिसकी कुल पूंजी मेरे दोस्त क्या है? 33,000 है। ठीक है, आओ ध्यान दो मेरे दोस्त। अब क्या लिखता है? उन्होंने वर्ष के अंत में 15,000 रुपए का लाभ कमाया जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया गया। आप समझ रहे हो इसका मतलब? पहले पार्टनरशिप को समझो। पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो मेरे दोस्त जब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है तो यहां ध्यान रखो, यहां बात को समझो पहले। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और बराबर मेरे दोस्त होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सभी बिजनेस, सभी पार्टनर एक साथ काम स्टार्ट करके एक साथ खत्म करते हैं,
तो उस स्थिति में टाइम कांस्टेंट हो जाता है। और उस समय मेरे मित्र इन्वेस्टमेंट, यहाँ ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट अच्छे से देखना, उस समय इन्वेस्टमेंट और मेरे दोस्त जो हमारी प्रॉफिट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाती है। क्या? इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट जो है ये मेरे दोस्त हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है, यानी जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो। इसीलिए आज क्वेश्चन ने भी हमें ये बात कहा है कि सर उनके लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, यानी जो पूंजी का अनुपात वही लाभ का अनुपात है ना। तो अब यहां है कि ए, बी और सी, इनको मेरे दोस्त जो कुछ भी आज प्रॉफिट मिला होगा, जो उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इनके इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा। तो हम तो जान रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट 15,000 का हुआ है, जिसमें ए को कितना मिला है? ए को मिला है 4500। लो, ए को 4500 मिला है। बी को कितना मिला है मेरे दोस्त? 5500। सी को कितना मिला है? तो मेरे मित्र सी को कितना मिलेगा? टोटल 15,000 के लाभ में जब इन दोनों को 10,000 मिल गया है तो बचा हुआ 5,000 ही तो सी को मिला होगा। आप कहोगे हाँ जी सर, अब थोड़ा रेशियो ले लो। रेशियो लोगे ना मेरे दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो तो खत्म हो गया। 9 पचे 45, 11 पचे 55 और मेरे मित्र 10 पचे 50। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये ए का प्रॉफिट है, ये बी का प्रॉफिट है, ये सी का प्रॉफिट है। तो जो मेरे दोस्त हमारा प्रॉफिट का रेशियो है, ठीक है, जो हमारे प्रॉफिट का रेशियो है सेम मेरे दोस्त वही हमारे इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। जो ए का इन्वेस्टमेंट वही बी का इन्वेस्टमेंट वही सी का इन्वेस्टमेंट। आज हम तीनों का इन्वेस्टमेंट अगर जोड़ते हैं 9 11, देखो ना इसमें एक ही साथ स्टार्ट किया एक ही साथ खत्म किया, बीच में ना कोई आया ना कोई गया, है ना। तो जिस रेशियो में लाभ बटेगा उसी रेशियो में उसकी पूंजी होगी। तो ए की पूंजी, बी की पूंजी, सी की पूंजी, तीनों की पूंजी ऐड कर दूंगा इन्वेस्टमेंट तो 30 नजर आएगा। और यही मेरे दोस्त हमें कितना दिया हुआ है? 33,000 दिया हुआ है। जब एक रेशियो का मान अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये हमारा 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और ये 3 से मेरे दोस्त हमारा 1100 हो जाएगा, है ना। ये हमारा 1100 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त आपने देखा एक रेशियो का मान अगर 1100 हो जाएगा, हमें किसका? सी की पूंजी चाहिए। सी की पूंजी 10 है, 1 बराबर 1100, तो 10 का मान 11,000 होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और आप आराम से काम कर पाओगे। ठीक है। अरे यार, बेरोजगार एंड एस्पायरेंट कितना बार हम आपका देखे हैं, है ना। अब बात को तो समझिए, कितना बार तो हम देख लिए हैं, कितना बार तो आप एक ही मैसेज कर रहे हो। चलो अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है? ये देखो हमसे कहता है कि तीन संख्या का अनुपात इतना है, उनके वर्गों का योग इतना है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि तीन संख्या का अगर अनुपात 5, 6 और 8 है, अनुपात की राशि x मान लेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36x स्क्वायर हो जाएगा और मेरे मित्र 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर हो जाएगा। आज मैं अगर इसको ऐड करता हूँ तो 6 5 11, 11 और 4 15 हो जाएगा और ये 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 1 12 हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त 125x स्क्वायर जो है यही हमें कितना दिखा हुआ है? यही हमारा 1250 है। अगर आज यहाँ से हम इसको काटते भी हैं तो देखिए ये मेरे दोस्त हमारा 10 बार में कटेगा, यानी एक्स स्क्वायर का मान हमारा 10 हो गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए? तो मेरे दोस्त यहाँ से x का मान निकाल लो तो आपका √10 हो जाएगा। हमें चाहिए उन संख्याओं का गुणनफल। तो देखो ना, अगर हमें इन संख्याओं का गुणनफल चाहिए तो मेरे मित्र 5x, ये हमारा 6x और ये हमारा 8x, तीनों का प्रोडक्ट चाहिए। 8 पंचे 40, 40 छके 240, तो 240 एक्स क्यूब हो जाएगा। तो 240, और देखिए जब हम √10 का क्यूब करेंगे तो 10 √10 हो जाएगा, जो मेरे दोस्त हमारे लिए 2400 √10 होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 97 नंबर क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं। आप काम कीजिए और आराम से चलते रहिए। ठीक है, चलिए तो अब मेरे दोस्त कौन सा क्वेश्चन है? ये तो हमारा 97 हो गया। अब 98 की ओर चलते हैं। देखिए हमसे ये कह रहा है कि सर बताइए इसके इसका जो मासा है इसके लॉसों में कितनी बार शामिल होगा।
ये मेरे दोस्त आपको एक नया क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप कहोगे हाँ जी सर दिख तो रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसका मेरे दोस्त हमारा एचसीएफ क्या होगा। तो आप गौर से देखो, इसका एचसीएफ आपको 12 नजर आएगा। मैं पूछूंगा इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम कैसे, सबसे बड़ी संख्या 72 को एलसीएम मान लो। 36 से कट ही रहा है, 24 से कट ही रहा है। एक 48 का मामला है, 48 से इसलिए नहीं कट रहा है क्योंकि इसको जैसे ही डबल करेंगे तो ये 48 से कटने लगेगा, यानी इन सब का एलसीएम हमारा 144 है। अब एचसीएफ एलसीएम में कितनी बार शामिल है, इसके लिए आप एलसीएम में बस एचसीएफ से भाग दे दो, आपको पता चल जाएगा कितनी बार शामिल है। तो मेरे दोस्त यहाँ एलसीएम एचसीएफ में 12 बार शामिल है। तो चलते रहिए दोस्त मेरे और देखते रहिए, ठीक है। आइए, मिक्स क्वेश्चन ही है ये, है ना। अब देखो ये हमारे पास क्या है मेरे दोस्त, रेकरिंग अगर हम हटाते हैं नीचे में डबल 9 आएगा, बिना रेकरिंग वाला घट जाएगा। अब 123 और अपॉन 99 हो जाएगा, ये हमारा 41 अपॉन 33, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये था हमारा 99 नंबर। मेरे दोस्त अब हम चलते हैं 100 नंबर। 100 नंबर क्या है हमारा, उसको समझना है। कहता है 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 4 गुना और दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले का 3 गुना। यानी सैकड़ा वाला भी डिपेंड कर रहा है यूनिट वाले पर ही, और दहाई वाले भी डिपेंड कर रहा है यूनिट वाले पर ही। तो मेरे दोस्त हमें तो समझना होगा। अब आप बताइए 3 अंकों की अगर कोई संख्या है तो मेरे दोस्त आपको तो ये पता होगा ना कि ये हमारा सैकड़ा वाली अंक है। आप कहोगे हाँ जी, ये आपकी दहाई वाली अंक है, और ये वाली मेरे दोस्त आपकी इकाई वाली अंक है, ठीक है। तो सैकड़ा वाली इकाई वाली का 4 गुना है, तो इकाई वाली को x मान लो, इसका 4 गुना ये 4x हो जाएगा। दहाई वाली इकाई वाली का 3 गुना ये x है, तो ये हमारा 3x हो जाएगा। अब मेरे दोस्त हमारा क्या है, अब देखो यहां पर लिख क्या रखा है, तीनों का योगफल 8 है। जब तीनों को हम जोड़ते हैं तो मेरे दोस्त ये 4x हो जाएगा बराबर 8 है। x का मान क्या होगा, 2 हो जाएगा। और जब x का मान हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है भाई, तो दहाई स्थान पे कौन से अंक आएंगे, दहाई स्थान पे 3 गुने 8, 3 गुने 2, ये मेरे दोस्त हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा अपना 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 6 हो गया। एकदम ध्यान से देखते रहिए और काम करते रहिए, ठीक है। मिस्टर सुनील, बहुत जल्द ही मेरे दोस्त आपकी सेवा में भी हम हाजिर होंगे, और बहुत जल्द ही हम जैसे ही 3.0 का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, हम रेलवे की क्लास लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे, और फिर रेलवे में भी महा धमाल होगा जिस प्रकार पहले मैं आपकी सेवा कर रहा था, है ना। चलिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि 7 तारीख को एग्ज़ाम है, तो पहले इनका लक्ष्य पूरा करने के लिए साथ दे देता हूं, फिर आपके लिए लग जाऊंगा, ठीक है ना। देखो sin x प्लस कॉस एक्स बराबर √2 sin x, बताइए tan x का मान क्या होगा। मेरे मित्र आप बताओ ना, tan x कैसे। अरे भाई, sin x में cos x से भाग दोगे तो अपने आप मेरे दोस्त tan x हो जाएगा, हाँ या ना। आप कहोगे हाँ जी सर। तो आप क्या कर दो मेरे दोस्त, बोथ साइड cos से डिवाइड कर दो। अगर आप बोथ साइड cos से डिवाइड करते हो तो इधर तो हमारा ये tan x हो जाएगा +1, और बराबर ये √2 हमारे पास tan x हो जाएगा। अब देखिए √2 ये हमारा tan x हो गया, और माइनस मेरे दोस्त हमारा tan x हो गया, और फिर ये हमारा 1 हो गया। यहाँ से अगर हम tan x को थोड़ा कॉमन कर लें तो ये √2 और -1 हो जाएगा। अगर tan x बराबर निकालना है तो 1/√2 -1 होगा, जो मेरे दोस्त हमारा √2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। चलते रहिए और आगे मेरे दोस्त आप बढ़ते रहिए, ठीक है। कहीं से आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलते हैं आगे, और आगे आप आराम से देखिए, ठीक है। कोई भी लेक्चर अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसे दूसरी बार अवश्य देखा कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, मैं अब अर्जुन बैच के बारे में प्रचार भी नहीं करूंगा, क्योंकि तू लोग इस तरीके से मुझे नेगेटिविटी फैलाता है कि अब मैं तुझे बोलूंगा भी नहीं कि तुम इसको ले लो, है ना। मैं एकदम नहीं बोलूंगा, और मत ही लो तुम, है ना। तबीयत खराब होने के बावजूद भी क्लास को कंटिन्यू मैं करता रहा। आज 3 दिन के बाद मैं बैकअप किया हूँ, 4 दिन के बाद, है ना। फिर भी बच्चे इस तरह से अनाप शनाप, है ना,
करवाया जा रहा है, या फिर बच्चे अगर कर भी रहे होंगे खुद से तो फिर बेवकूफ़ी है ये, है ना। चलिए चलिए मेरे दोस्त, आप मत ही लेना, है ना, बढ़ो। अगर आपको लगता है कि मैं ढंग से नहीं पढ़ा सकता हूं तो मत लो। ओके, आओ देखो यहाँ पे। सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए 12,000 रुपये की राशि 10% की साधारण ब्याज पर निवेश करती है। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष निवेश करेगी? कितने वर्ष के लिए निवेश करेगी? तो हम मान लेते हैं टी वर्ष के लिए निवेश करेगी, है ना। अब आप बताइए मेरे दोस्त कि ये जो हमारा 12,000 की राशि है, आप जितने साल के लिए निवेश करोगे उतना तो इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जोड़ के ही तो होंगे, ये जोड़ के ही तो होंगे। आप कहोगे हाँ जी सर, बताओ ना, 1 साल में 10% तो 30 साल में 10% तो 100% तो प्रिंसिपल खुद है, और 10% मेरे दोस्त इंटरेस्ट बना, और यही मिला करके ये कितना हो गया है? 20,400 हो गया है, ठीक है ना। अब ये देखो मेरे दोस्त, हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब हम यहाँ पर हम नहीं चाहते हैं कैंसिल आउट करना, क्योंकि वो कैसे, प्रतिशत से 2 जीरो तो जाएगा जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ भी जाएगा, 12 से काटूंगा इसको, 12 एकम 12, 12 सते 84, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस मेरे मित्र 10t बराबर 170, यहाँ से 10t बराबर हो गए 70, तो t का मान तो 7 ही होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ से आप आराम से 7 निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसको देखो, ये क्या है, हमें ये कहता है कि सर एक साथ दो पासा को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मेरे मित्र, जब दो पासे को एक साथ उछाले जाएंगे तो याद रखना कि योगफल की एक सीन बनता है। दो पासे को एक साथ उछाले जाएंगे तो योगफल 2 हो या मेरे दोस्त 12, योगफल 3 हो या मेरे दोस्त हमारा 11, योगफल 4 हो या मेरे दोस्त 10, योगफल 5 हो या मेरे दोस्त 9, 6 हो या मेरे दोस्त 8, मेरे दोस्त या 7। ऐसी कितनी घटना होगी, इस चीज को आपको याद रखना होगा, ठीक है। दो पासे को एक साथ, दो डाइस को एक साथ रोल करने से उस पे आए अंकों का योग 2 हो या 12 ऐसी एक घटना, 3 हो या 11 ऐसी 2 घटना, 4 हो या 10 ऐसी 3 घटना, 5 हो या 9 ऐसी 4 घटना, 6 हो या 8 ऐसी मेरे दोस्त 5 घटना, और 7 हो जाए तो ऐसी 6 घटना। ठीक है मेरे दोस्त, आप कहोगे हाँ जी सर। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप कहोगे क्या, आप तो प्रोबेबिलिटी क्या मांग रहे हो, अंकों का योग 7 होने की ना। तो देखो, अंकों का योग 7 हो जाए ऐसी कितनी घटना है, 6, तो मेरे अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 6। और दो डाइस को उछालेंगे तो टोटल जो घटना घटेगी वो 6 की स्क्वायर 36। तो मेरे दोस्त आपका जो आंसर बनेगा वो 1/6। आप आराम से बी नंबर लगा सकते हो, 1/6। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई परेशानी हुआ होगा। देखो अर्जुन बैच की टाइमिंग कहाँ है मेरे दोस्त। अर्जुन देखिए, अर्जुन बैच की जो हमारी टाइमिंग है, एक तो 10 बजे से है, और एक मैं इस वक्त कुछ ही देर के बाद लाइव आऊंगा, जो कि शेड्यूल लगा हुआ होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं मेरे दोस्त। हमें कहता है उस बिंदु का नियामक क्या होगा जो 1 1 और 2 2,3 को जोड़ने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करती है। ये पहली सेट है, इसलिए थोड़ा इसको नॉर्मल रखा गया है, और मेरे दोस्त अगली सीट को तुरंत लेवल मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। आओ, तो मेरे दोस्त आप ये देख रहे हो, एक पॉइंट हमारा 1,1 है, और एक पॉइंट मेरे दोस्त हमारा 2,3 है। इसको मिलाने वाली एक रेखा है। हमें कहता है कि कोई पॉइंट P है ना, कोई पॉइंट P इसे मेरे दोस्त 2:3 में विभाजित कर रही है। तो बताइए इस विभाजन बिंदु का को निर्देशांक क्या होगा, है ना। तो मेरे दोस्त आपको मैं ये बता दूं, ये हमारा M है और ये हमारा N है। M हमेशा x2 y2 से टकराता है, और मेरे दोस्त ये जो हमारा N है ना, ये हमेशा x1 y1 से टकराता है, ठीक है। तो आज अगर हम विभाजन बिंदु पर x निकालते हैं तो समझो यहां पर क्या होगा। विभाजन बिंदु का x जो होता है वो mx2 और प्लस nx1
और बटे मेरे दोस्त m प्लस n हो जाना है। अब आप कहोगे कि सर अंतः विभाजन है कि भाई विभाजन, ये तो आपको पता ही नहीं है। तो मेरे दोस्त पता नहीं है ना मुझे, यहाँ ध्यान दो पहले अच्छे से। तो आज मैं यहाँ पर जो से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अपनी ओर से डिवीजन इंटरनल मान के चल रहा हूँ, आपको अपनी ओर से डिवीजन। अब कहोगे सर जब तक मालूम नहीं रहेगा तब तक कैसे काम करेंगे, वो तो मेरे दोस्त ऑप्शन से पता चल जाएगा, है ना। कोई ना कोई एक डिवीजन तो आपको मान के चलना ही पड़ेगा। चलिए, तो मेरे दोस्त हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ ना लिखा हो तो पहले इंटरनल ही मान के चले चले, है ना। मैक्सिमम टाइम्स उसी से हमारा कवर होता है, क्योंकि अरेंज भी उस रूप में किया रहता है। तो चलिए mx2 करते हैं। m हमारा 2 है, x2 हमारा मेरे दोस्त 2 है, प्लस n हमारा 3 है, और x1 हम देख रहे हैं कि ये हमारा 1 है। तो मेरे दोस्त और m प्लस n 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो ये फाइनली 7 बटे हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, 7/5 यहाँ दिख रहा है। अगर हमें y निकालना है तो मेरे दोस्त my2 ध्यान से देखो, और प्लस ny1, और बटे मेरे दोस्त m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तब तो हम यहाँ my2 करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, प्लस ny1 करेंगे तो 3 × 1 हो जाएगा, और बटे मेरे दोस्त 3 2 5 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, ये 5 और 3 मेरे दोस्त कितना हो गया, सॉरी 6 3 9 9/5 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें ये भी देखना होगा कि कहीं एक्सटर्नल से भी तो ऑप्शन नहीं है। तो मेरे दोस्त हम एक्सटर्नल अगर देखते हैं तो बीच में माइनस का साइन देंगे ना, तो ये ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएंगे -1। ऐसा तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब एकदम है कि इंटरनल डिवीजन है, और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है ना। एकदम कोई मत खरीदो अर्जुन बैच, तुम लोग को इतना समझा दे, इतना पढ़ाते हैं, इतना सब कुछ होता है, उसके बाद भी उल्टा पुल्टा बोलते हो। मत खरीदो अर्जुन बैच, जाओ, है ना। एकदम एकदम मत खरीदो, किसी को खरीदने नहीं बोलूंगा। ओके, चलो ध्यान दो। हाँ देखो तो यहाँ पर, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है, दो चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा। मेरे तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होता है, जो पहिए की परिधि होता है। और पहिए की परिधि क्या होता है, 2 पाई और मेरे दोस्त आर। ठीक है, ये एक पहिए में ट्रेवल डिस्टेंस है। अब एक पहिए में ट्रेवल डिस्टेंस क्या होगा, 44 से 44 गया, 7×5 = 35, यानी मेरे दोस्त ये हमारा 5 मीटर हो गया, है ना। एक चक्कर में अगर 5 मीटर है तो दो चक्कर में क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसको मेरे दोस्त हम देखते हैं, ध्यान से देखना। अब ये क्या है हमारा, देखिए त्रिभुज एबीसी और पी आर आर क्यू पी, यहां ध्यान से देखिए। आपके पास मेरे दोस्त इसने क्या कहा, ये कहा ए बी और सी, और मेरे दोस्त इसने क्या कहा, आर क्यू और पी। ठीक है, कहा ये दोनों सर्वांगसम है। ओके, और इसकी एरिया इसकी एरिया बटा इसकी एरिया, यानी इसने दिया है एरिया ट्रेंगल। ठीक है, एरिया ट्रेंगल मेरे दोस्त यहाँ ध्यान दो, सिमिलर जैसे किया है ना, यहाँ ध्यान दो एरिया ट्रेंगल आर क्यू पी। ठीक है, और बाय एरिया ट्रेंगल ए बी सी, मेरे मित्र इसका रेशियो दिया है 9:4। आप यहाँ ध्यान रखो, जिस तरह से सिमिलर किया है, तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लगाओगे तो पहला 2 के साथ पहला 2 का रेशियो लगेगा। यानी मेरे मित्र ए बी सी की संगत पी क्यू आर की जो संगत भुजा होनी है वो हमारा मेरे दोस्त आर क्यू होनी है, और त्रिभुज ए बी सी का हमारा ए बी होना है। संगत भुजा के वर्ग के अनुपात में इसका एरिया हो जाएगा। स्क्वायर ट्रांसफर करो, आर क्यू का मान कितना है मेरे दोस्त, आर क्यू का मान हमारे पास कितने हैं, तो आर क्यू हम देख पा रहे हैं कि 12 है। और मेरे दोस्त ए बी हमारे पास कितना है, तो ए बी तो हमें फाइंड ही करना है, और स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ए बी बराबर क्या होगा हमारा, ये 8 हो जाएगा। ए बी बराबर क्या होगा हमारा, 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रुक्मिनी की प्रैक्टिस सेट नहीं कराइएगा, बिल्कुल कराएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि सैटरडे को आपका एग्जामिनेशन, सैटरडे को आपका एग्ज़ाम हुआ था ना, टेस्ट हुआ था, तो उसका डिस्कशन भी मुझे ही कराना है। तो पहले उसको करा लेते हैं, और फिर अगर देखेंगे जैसा समय होगा तो रुक्मिनी को 2 कराएंगे, 40 क्वेश्चन 2 दिन के बाद से। ठीक है, चलो तो मेरे दोस्त आइए प्लेटफॉर्म का सेट बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। कुछ बचे हुए डिस्कशन है जिसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है,
देखो, कोई ऋण जो साधारण ब्याज की 4% की दर से 4 वर्ष के पश्चात इतना रुपए देय हो जाता है, समान वार्षिक किस्तों द्वारा भुगतान की के लिए कितनी धनराशि किस्त निर्धारित होगी। अब देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट है। आप प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को क्या करो, 100 मान लो। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को 100 मान लो। मान लिया 100। अब देखिए, ये जो पैसे आपको चुकाने हैं वो कितने साल के बाद चुकाने हैं, 4 साल के बाद। यानी 4 साल के अंत में आपने जो भी पैसे कर्ज लिए थे वो बढ़कर 848 हो जाएगा, है ना। यानी ये 848 अमाउंट है 4 साल के बाद का। तो हमें भी क्या करना होगा, इन सारे पैसे को 4 साल के सारे इंस्टॉलमेंट को 4 साल के अंत में पे करके, है ना, तब मेरे दोस्त इसके इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 साल के अंत वाला अमाउंट है। तब तो हमें यहाँ करना होगा, जिस इंस्टॉलमेंट को फर्स्ट ईयर के लास्ट में देना था उसको भी फोर्थ ईयर के लास्ट में दो, जिसको दूसरे साल के लास्ट में देना था उसको भी चौथे साल के लास्ट में दो, जिसको तीसरे साल के अंत में देना था उसको भी चौथे साल के अंत में दो। क्योंकि जब तक तुम 4 साल के अंत वाला अमाउंट नहीं बनाओगे तब तक तुम 848 के बराबर कर ही नहीं सकते, है ना। तो अब मुझे ये बताओ दोस्त, जो पैसे मुझे यहाँ देना था अगर मैं उसे यहाँ दूंगा तो क्या उस पर इंटरेस्ट भी लगेंगे? बिल्कुल। पहला साल के अंत में देना था, चौथे साल के अंत में दोगे तो 3 साल एक्स्ट्रा रख लिया, 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा। इस पर 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा, इस पर 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि इसको चौथे साल के लास्ट में देना था और यहीं पर दे रहे हैं। ठीक है। 4% की रेट से 3 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 12% होगा, 2 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 8% होगा, और 10% का इंटरेस्ट जो होगा मेरे मित्र 4%, सुनो सुनो, 4% की रेट से 1 साल का इंटरेस्ट 4 हो जाएगा, और यहाँ तो मुझे 0 देना था। 100 रुपये, और मेरे दोस्त साथ में 12% ब्याज दोगे तो 112। 100 देना था लेकिन साथ में 8 इंटरेस्ट भी लगेगा तो 108 देना होगा। यहाँ मेरे दोस्त 104 देना होगा, और यहाँ 100 का 100 ही देना होगा। अब ये देख लो, 4 साल के अंत में अगर सारे पैसे चुकाएंगे तो टोटल कितना देना होगा। तो ये 8 10 10 4 14 हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएंगे, और ये 4 हो जाएंगे। यानी ये वो पैसा है जो मेरे दोस्त क्या है ना, कि 4 साल के अंत में चुकाई गई प्रिंसिपल है। तो 4 साल के अंत में सॉरी चुकाने वाली जो अमाउंट है ये, क्योंकि सब पैसे को यहाँ दिए हैं, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल और ब्याज दोनों है। 4 साल के अंत वाला जो मिश्र धन है ये मेरे हिसाब से है, और यही चीज मेरे दोस्त क्वेश्चन के हिसाब से 848 है। तो 1 रेशियो का मान क्या होगा, इससे ये कटेगा 2 बार में। 1 रेशियो का मान अगर 2 हो गया तो 100 रेशियो का मान 200 हो जाएगा, यानी पर इंस्टॉलमेंट तुम्हारा 200 हो जाएगा, है ना। पर इंस्टॉलमेंट तुम्हारा 200 हो जाएगा। ओके। मेरे दोस्त, मैं जहाँ तक जीडी की क्लास की बात है, जीडी की क्लास भी कल थंबनेल वगैरह बना करके, है ना, और मैं परसों से उस क्लास में भी लग जाता हूँ, और जल्द ही आपकी टारगेट को पूरा कर देता हूँ, है ना। थैंक यू वेरी मच। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे पूरा कर देने की, मिस्टर आदित्य कुमार। ठीक है। बाकी मैंने आपका मैसेज देखा है और उसे भी मैं पूरा कर दूंगा। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे आज डिस्कशन कराने के लिए। कल हम 40 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, 10 बजे मेरा टाइम होगा। 10 बजे से आप सभी लोग लाइव होके रहिएगा, और जब शेड्यूल लगेगा तो एक लाइक तो बनता है, सुबह में ही लाइक करके अपना हाजिरी बना के दिन भर तैयार रहिएगा, ताकि रात में आने के बाद लाइक ना करना पड़े। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।